ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो पहला आता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच द सॉइल फेल्स इन शियर। ठीक है, तो जैसे मान लो आप लोग का ये फाउंडेशन है, ठीक है, और ये उसका क्या है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डी एफ, और गामा क्या है उसका, सॉइल जो फाउंडेशन के ऊपर जो सॉइल है उसका डेंसिटी। ठीक है, या यूनिट वेट बोला जाए तो टोटल ग्रॉस प्रेशर या टोटल प्रेशर है ना एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, मतलब फोर्स, टोटल फोर्स जो ऊपर आ रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, जितना वो अल्टीमेटली सॉइल ले सकता है बिफोर फेलियर, दैट इज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में ना जो ओवरबर्डन या जो एक्स्ट्रा सॉइल के कारण जो वेट आ रहा था फाउंडेशन के ऊपर, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, दैट इज गामा इंटू डी एफ, है ना। अभी थोड़ा देर पहले जो बनाया था, ठीक है, ऐसे बनाया था मैंने। तो अगर ये मेरा फाउंडेशन है और यहाँ पे गामा करके सॉइल है, सॉइल का यूनिट वेट, और डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, तो गामा डी एफ क्या हो जाएगा, इन सब का वेट हो जाएगा, है ना, या इन सब के कारण आ रहा प्रेशर हो जाएगा। तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाता है, क्या, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, है ना। क्या बोलता है, इट इज द नेट इंक्रीज इन द प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन दैट causes shear failure of the soil. इट इज इक्वल्स टू द ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, चलो अब आता है क्या, पहला क्या था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेकंड क्या था, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब आता है क्या, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब जिधर भी सेफ की बात करेगा या नेट सेफ की बात करेगा तो क्या करेंगे, जो प्रेशर जो आ रहे हैं उसमें डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। जैसे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी किया तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द वॉट एवर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट स्ट्रक्चर, है ना। बट हम लोग यूजुअली 3 लेके चलते हैं क्योंकि अनसर्टिनिटी ज़्यादा है किसमें, सॉइल में, है ना। 3, 6 ऐसा जाता है इसमें। ठीक है, 3 के नीचे नहीं आते हम लोग। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एनालिसिस करोगे तब हम लोग इसके नीचे जा पाएंगे। ठीक है, चलो अब आता है क्या, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी। इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली, है ना। तो जो ग्रॉस प्रेशर था उसको डिवाइड कर देना किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ये था ग्रॉस प्रेशर, ये वाला। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं ये क्यू यू को लिखना होगा तो ये क्यू एन यू प्लस गामा डी एफ लिख लूँगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है क्यू एन यू प्लस गामा डी एफ, है ना। अब उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस सेफ बियरिंग प्रेशर, है ना, दैट इज ये वाला इक्वेशन। देखो, ठीक, गामा डी एफ को नहीं डिवाइड करते हम लोग, क्या है, वो ऊपर से आ रहा लोड होता है, ठीक है ना, तो उसको नहीं करते। 2 प्रकार का होता है ना। क्या करते हैं सम ऑर्थर, क्या करते हैं, उसमें ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी को ऐसे निकालते हैं और सम ऑर्थर ऐसे निकालते हैं। मैं पर्सनली ये वाला मेथड फॉलो करता हूँ, तो आप लोग को भी बोलूँगा कि आप लोग क्यू एस जो है ना, ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, है ना, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्या, क्यू एन यू डिवाइडेड बाय एफ प्लस गामा डी एफ। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, है ना। सेटलमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर, सो फिर भी देख लेते हैं ना। इट इज़ द प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट। शुरू में ही बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, है ना। द मैक्सिमम अलाउएबल सेटलमेंट वेरीज बिटवीन 25 mm टू 40 mm। ठीक है, ये वैल्यूज थोड़ी चेंज हुई हैं, लास्ट ईयर इसको लिखवाया भी है मैंने। ठीक है, इसको एक बार और बता देंगे। ठीक है, बट ये वाला आप याद कर सकते हैं, जनरली 25 mm से 40 mm, है ना, फॉर द इंडिविजुअल आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। ठीक है, अगर अलग अलग टाइप ऑफ फुटिंग के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, मान लो अगर आप लोग का राफ फुटिंग है तो ये वैल्यू अलग होगी, आइसोलेटेड फुटिंग है तो अलग आएगी। ठीक है, चलो ठीक है। नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। अब देखो, नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी क्या बताया था, आइदर अगर आपका फाउंडेशन सेटलमेंट में फेल हो या फिर आपका शियर फेलियर हो, दोनों में से जो सा फेलियर पहले होगा वो उसका क्या होगा, बियरिंग, मतलब उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉइल होगा, है ना, या बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल, है ना, वो होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी इज द नेट बियरिंग प्रेशर विच कैन बी यूज फॉर डिजाइन फाउंडेशन। आप कैसे करेंगे, तो इफ क्यू एन पी इज ग्रेटर देन क्यू एन एस, तो क्यू एन ए इज इक्वल टू क्यू एन एस हो जाएगा, है ना। जो कम रहता है वही, क्योंकि वो पहले फेल होगा ना उस चीज़ में, नेट से बियरिंग, है ना। अगर नेट सेटलमेंट प्रेशर जो है वो अगर
कम है किससे, नेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से, तो सेटलमेंट वाला जो प्रेशर होगा वो उसका क्या होगा, नेट अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन जो है 6 ठो, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, प्रॉपरली हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का नहीं सोचना है, आराम से बनाना है और धीरे धीरे नोट्स को बनाते चलना है। ठीक है, चलो ग्रॉस एंड नेट फुटिंग प्रेशर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन दिखाया है। देखो अगर क्यू लोड ऊपर से आ रहा है, ठीक है, गामा अगर सॉइल का यूनिट वेट है, डीएफ अगर उसका डेप्थ ऑफ द फुटिंग है ना, डब्ल्यू एफ क्या है, फुटिंग का वेट है, जो कंक्रीट फुटिंग है तो कंक्रीट, अगर किसी दूसरे मटेरियल का तो दूसरे मटेरियल का। ठीक है, बी अगर वेट ऑफ द फुटिंग है तो क्यू ग्रॉस कैसे निकालेंगे, बताया था, टोटल वेट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट फुटिंग, है ना। अगर बी क्रॉस एल का फुटिंग है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो क्यू जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एफ अपॉन ए। ठीक है, इसको हम लोग अलग से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, ये वाले फॉर्म में। देखो डी एफ माइनस डी सी इंटू गामा अपॉन ए, ये क्या हो गया, सॉइल के कारण आ रहा प्रेशर। देखो ऊपर में डी एफ माइनस डी सी, मतलब इस वाले पोर्शन की बात किया, मल्टीप्लाई बाय गामा अगर कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये इन सॉइल का जितना भी यूनिट वेट है वो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ए कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल लोड हो जाएगा, और उसको डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू सॉइल। वैसे ही डी सी इंटू गामा सी इंटू ए अपॉन ए, मतलब ये वाले पोर्शन की बात, ये डी सी इंटू गामा सी इंटू ए, है ना। मतलब गामा सी क्या है, कंक्रीट का यूनिट वेट, है ना। अगर वो आरसीसी है तो क्या होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और अगर पीसीसी है तो 22 से 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है ना। आरसीसी में पढ़े अपन 5th सेम में। ठीक है, चलो पहला वाला क्या था, अगर उसमें बैकफिल मटेरियल है तो, और सेकेंड वाले पॉइंट में क्या है, अगर इसमें बैकफिल मटेरियल नहीं है तो। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन है, इसको ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, रैंकिन से, यहाँ से। ठीक है, रैंकिन एनालिसिस। तो सबसे पहला जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के ऊपर प्लास्टिक एनालिसिस के ऊपर जो दिया वो था क्या, रैंकिन एनालिसिस। ठीक है, अपन लोग पढ़े हुए रैंकिन के एजम्पशन किसमें, जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था वो, कि प्लास्टिक एनालिसिस होगा, सेमी इन्फिनाइट मानेगा, और क्या मानेगा, जो सैंडी टाइप ऑफ सॉइल के लिए ही देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 एलिमेंट कंसिडर किए, जस्ट एक फाउंडेशन के नीचे में एलिमेंट नंबर 1 बोल लो इसको, और जस्ट एक फाउंडेशन के बाद में जिसको बोल लो एलिमेंट नंबर 2। ठीक, तो एलिमेंट नंबर 1 जो है उसमें ऊपर से आ रहा है स्ट्रेस, वो क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मूवमेंट तो हो नहीं सकता, लेटरल मूवमेंट ही होगा। तो सिग्मा 3 यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में लेटरल सिग्मा एच के इक्वल होगा, मतलब इस साइड मूवमेंट होगा यहाँ पे जो पार्टिकल है उनका। ठीक है, अगर ऊपर से यहाँ से स्ट्रेस आता है ऐसा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो ऐसा दबेगा और इस साइड फ्लो होगा, तो ये क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसलिए देखो एलिमेंट 1 में सिग्मा 1 ऊपर है और सिग्मा 3 बाजू में है। ठीक, वहीं पे जस्ट फाउंडेशन के बाद में एक एलिमेंट कंसिडर किया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो साइड वाला एलिमेंट है उसको प्रेशर इधर से आएगा, तो इधर से आएगा तो उसका मूवमेंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये वाला क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होगा अगर ऐसा दबेगा तो, और जो वर्टिकल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3। ठीक, तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, ऊपर से सिग्मा 1 आ रहा था और लेटरल डायरेक्शन सिग्मा 3 में वो मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये एक्टिव प्रेशर का केस होता है। एक्टिव प्रेशर में क्या होता था, ऐसे होता था और वो लेटरल डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता था अवे फ्रॉम द वॉल, है ना, कुछ इसी टाइप का केस होगा। तो उसके लिए क्या होता था, सिग्मा एच इज इक्वल टू के ए टाइम्स ऑफ सिग्मा वी, ये लिखते थे पिछले चैप्टर में, ये तो लिखते थे ना, तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, ये कुछ नहीं है, ये के ए है। के ए को हम लोग ये भी लिखते हैं, के ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, है ना, ये लिखते हैं। और क्या लिखते थे, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, है ना। ये दोनों हम लोग के लिए लिखते हैं ना, लिखवाया हूँ क्लास में वैसे। ठीक है, चलो याद रखेंगे फिर भी। ठीक, तो ये हो गया एक्टिव केस के लिए फर्स्ट पॉइंट। अगर ऊपर से आ रहा प्रेशर सिग्मा 1 है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो वो क्यू यू के इक्वल हम लोग मान के चलेंगे, जो ऊपर से आ रहा है अल्टीमेट
प्रेशर, तो क्यू यू इज इक्वल टू सिग्मा 1, तो हम लोग इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, सिग्मा 3 के ए मल्टीप्लाई बाय क्यू यू। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, सिग्मा 3 इज इक्वल टू गामा इंटू डी एफ। कैसे, ये देखो यहाँ पे जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो क्या होगा, डेप्थ ऑफ द फुटिंग मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, देयरफॉर यहाँ पे सिग्मा 3 क्या होगा, गामा इंटू डी एफ। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 था, तो क्या होगा, ये सिग्मा 3 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, गामा इंटू डी एफ। अब हम लोग को मालूम है क्या, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, किसके लिए, सिग्मा 3 के लिए। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिग्मा 3 की वैल्यू ये भी थी और सिग्मा 3 की वैल्यू ये भी थी, तो यहाँ से हम लोग को क्यू यू की वैल्यू मिलेगी। तो क्यू यू की हम लोग को वैल्यू मिलेगी इस फॉर्म में, क्यू यू इज इक्वल टू, देख लो इसको रीसेटलमेंट करोगे तो 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल टू गामा डी एफ अपॉन 10 to the power 4 45 माइनस 5/2, इसको 1/10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और 10 to the power 4 हो जाएगा 45 प्लस 5/2, और ये क्या हो जाएगा, के पी का स्क्वायर, के पी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ। तो ये लिखा जाएगा क्यू यू इज इक्वल टू गामा डी एफ के पी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग को मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालना है, डी एफ की वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से, तो डी एफ इज इक्वल टू क्यू बाय गामा और 1/kp स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू बाय गामा दैट इज 1/kp स्क्वायर, 1/kp इज इक्वल टू क्या होता है, के पी और के में क्या रिलेशन था, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी एफ के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू क्यू बाय गामा के ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फॉर्म में इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक, अब ये जो रैंकाइन थ्योरी था इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, कैसी, इसने सॉइल क्या होता है, प्योरली सैंडी हर जगह तो पाया नहीं जाता, इसने केवल 5 एलिमेंट को कंसिडर किया है, सी एलिमेंट कोहेजन एलिमेंट को कंसिडर किया ही नहीं है ना। हम लोग लिखते थे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल में, कैसे लिखते थे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, है ना, ऐसा लिखते थे। इसने सी एलिमेंट को कंसिडर ही नहीं किया, तो एक इसका क्या हो गया, ये एक ड्रॉबैक ये हो गया। और क्या हो गया, इट हैज़ क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या किए, पहला तो ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, इसने इलास्टिक थ्योरी को कंसीडर किया था, प्लास्टिक एनालिसिस को कंसीडर नहीं किया था। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच था प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद और भी थ्योरीज आई, सबसे अच्छा आया था तरजागी का। ठीक है, तरजागी के बाद मेयरहॉफ, और फिर बोला जाए तो मेयरहॉफ, तरजागी, IS कोड मेथड, है ना, हैंसन बेयरिंग इक्वेशन, इन लोगों ने सबने सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने की इक्वेशंस दी। ठीक है, तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्या, तरजागीज एनालिसिस। ठीक है, तरजागी एनालिसिस शुरू करने के पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फेलियर को डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ फेलियर का मालूम होना ज़रूरी है बिफोर एनी टाइप ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो 3 प्रकार का फेलियर होता है। ठीक है, जो वो वाला PDF भेजा था हैंड रिटन वाला, उसमें शुरू में ही उसको डिस्कस किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ फेलियर इन शियर फेलियर इन सॉइल। ठीक है, तो एक होता है जनरल शियर फेलियर, एक होता है लोकल शियर फेलियर, और एक होता है क्या, पंचिंग फेलियर, या सबसे लो बियरिंग कैपेसिटी वाले सॉइल में जो फेलियर होता है ना। तो जनरल शियर फेलियर क्या होता है, ठीक है, जनरल शियर फेलियर में क्या होता है, अगर कोई एक डेंस सॉइल है या फिर जिसका रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज स्टिफ क्ले या डेंस सैंड, है ना, तो उस पर हम लोग को ये टाइप ऑफ शियर फेलियर दिखता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर पैटर्न डेवलप होता है। मान लेते हैं ये ऐसा लोड हो रहा है हम लोग का फाउंडेशन कुछ इस प्रकार से, है ना, तो अगर ये डेंस सॉइल है ना, इसका रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है, कितना परसेंट से, अप्रॉक्सीमेटली 70% से अगर ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो जनरल शियर फेलियर का क्राइटेरिया दिखता है, हम लोग को पैटर्न दिखता है। तो ये सॉइल है, ठीक है, तो लोड होना शुरू होगा तो क्या होगा, 3 जोन डेवलप होंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3।
ठीक है। ये होता है जोन 1, ये होगा जोन 2, ये होगा जोन 3। ठीक है। जोन 1 होता है रेडियल, सॉरी, जोन 1 होता है इलास्टिक जोन, जोन 2 होता है क्या, रेडियल शियर, और ये जोन 3 जो होता है वो होता है रैंकाइन पैसिव जोन। ठीक है। नाम हम लोग अच्छे से जब डेरिवेशन करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से देखेंगे क्या एंगल बनता है, क्या होता है। बट अभी जस्ट देख लो कि ये 3 जोन डेवलप होते हैं। तो अगर सॉइल प्रॉपरली डेंस है और उसको हम लोग लोड कर रहे हैं तो ये प्रॉपर ऐसा डेवलप होगा, ये फेलियर पैटर्न। पहले ये नीचे वाला पार्ट डेवलप होगा, फिर सॉइल ऐसा हटना शुरू होगा, फिर अल्टीमेटली हटते हटते ये थोड़ा सा बल्जिंग दिखेगा ऐसे ऊपर में। ठीक है। और वो सेटल होगा फिर फाउंडेशन। ठीक है। तो इस प्रकार का फेलियर अगर दिखता है तो क्या होता है, वो जनरल शियर फेलियर। अगर हम लोग लोड या प्रेशर वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा दिखता है। पहले लोड बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट आएगा और फिर सडनली धीरे 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 उसका लोड बियरिंग कम होना शुरू होगा। तो ये डेंस साइड शॉर्ट ऑफ सॉइल में मिलता है। ठीक है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो एक स्ट्रिप फुटिंग का जो अभी हम लोग देखे वो एक स्ट्रिप फुटिंग के लिए लोडिंग कंडीशन के ऊपर बना हुआ ग्राफ था। ठीक है। तो द सडन लोड इंटेंसिटी टू क्यू यू द सेटलमेंट इंक्रीजेज सडनली। ये देखो ये वाला पॉइंट, सेटलमेंट इंक्रीजेज सडनली, वो यहाँ पे दिखता है। ये देखो यहाँ से अल्टीमेटली क्यू यू का वैल्यू एकदम कम हुआ तो जो लोड तो कम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सडनली सेटलमेंट इंक्रीज हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। मतलब बहुत देर तक वो क्या लेता है, लोड लेता है, फिर अचानक से एकदम से फेलियर होता है उसमें। ठीक है। तो ये होता है क्या, जनरल शियर फेलियर है ना। इसकी खास बात यह है कि इसमें तीनों जोन प्रॉपर डेवलप होते हैं। क्या, इलास्टिक जोन, रेडियल शियर जोन और रैंकाइन पैसिव जोन। ठीक है। ठीक। और क्या पॉइंट था, हाँ, रिलेटिव डेंसिटी इसमें 70 to 75% या उससे ज़्यादा रहता है, तो इस टाइप का फेलियर पैटर्न दिखता है। ठीक। अब आता है क्या, लोकल शियर फेलियर। ठीक है। लोकल शियर फेलियर होता है थोड़ा सा, मतलब इसमें क्या होता है, जो तीनों जोन जो होते हैं है ना, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 है ना, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। जोन 1 और जोन 2 पूरा डेवलप होता है, जोन 3 पूरा डेवलप नहीं हो पाता, उससे पहले फेलियर हो जाता है। ये देख सकते हैं हम लोग ग्राफ में। ठीक है। क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, लोड होना शुरू हुआ, फिर एक पॉइंट आया QU1 है ना, वहाँ पे एकदम से थोड़ा सा सेटलमेंट ज़्यादा दिखा। ठीक है। फिर QU2 पॉइंट आया, फिर एकदम अल्टीमेटली सेटलमेंट बढ़ने लगा। ठीक है। तो थोड़ा लोड ले रहा था लेकिन इंक्रीज होने लगा सेटलमेंट का। ठीक है। और उस एक्सेसिव सेटलमेंट के बीच में थर्ड जोन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, हालांकि थोड़ा बहुत बल्जिंग दिखा। ठीक है। तो लोकल शियर फेलियर दिखता है हम लोग को 35 to 70% अगर रिलेटिव डेंसिटी है आपके सॉइल का, सैंडी हो चाहे स्टिफ क्ले हो, मीडियम स्टिफ क्ले हो, तो उस पर हम लोग को क्या दिखेगा, क्या, लोकल शियर फेलियर है ना। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग लोकल शियर फेलियर को ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका पंच इन फेलियर। ठीक है। पंच इन फेलियर थोड़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, 35 से कम है। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल अगर 35 से कम है तो क्या दिखेगा, पंच इन फेलियर दिखेगा। ठीक है। RD लेस देन 35%, तो हम लोग को पंचिंग फेलियर दिखेगा। पंचिंग फेलियर नाम से भी समझ में आता है क्या होगा, जो आपका फाउंडेशन होगा वो सॉइल के अंदर पंच इन हो जाएगा। ठीक है। एकदम से कोई भी दूसरा जोन 1 के अलावा नहीं डेवलप हो पाएगा है ना, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, बल्जिंग वल्जिंग कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, दलदल में कभी पैर रखे हो है ना, पैर रखो तो एकदम क्या होता है, वो एकदम पंच इन हो जाता है। ठीक है। उसका रिलेटिव डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता या उसका बियरिंग कैपेसिटी इतना कम होता है कि आपका पैर एकदम अंदर पंच हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइप का आपसे फेलियर किस में दिखता है, जिसका रिलेटिव डेंसिटी बहुत कम होता है। ठीक है। लिखा हुआ है इसमें। ठीक। तो ये 3 टाइप ऑफ फेलियर हम लोग को जानना ज़रूरी था। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तरजागी का अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तरजागी का बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा सा इसको ऐसे पॉज करो और इसके थोड़े से बेसिक एजम्पशंस को देख लेना। ठीक है। और हालांकि मैंने इसका PDF भेजा हुआ है तो उसको एक रीडिंग मार सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तरजागी का बेयरिंग कैपेसिटी को, डेरिवेशन को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा ये ग्राफ को भी देख लेते हैं अभी लगे हाथ, जो रिलेटिव डेंसिटी और डेप्थ फैक्टर के ऊपर में ये ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। तो इसमें हम लोग को टाइप ऑफ फेलियर मैं बता रहा था क्या, अगर DF/B ऑफ द फाउंडेशन और DF इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है ना, इन दोनों का रेशियो और क्या,
रिलेटिव डेंसिटी के बीच में हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70% के आगे का जो जोन है, ये वाला जोन, इस जोन में अगर आपका सॉइल का आता है ऐसे ग्राफ में, तो ये क्या मिलेगा आपका जनरल शेयर फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। इस जोन में गिरता है तो लोकल शेयर फेलियर का, और इस जोन में गिरता है तो पंचिंग शेयर फेलियर का। ठीक है, और ये वाला ग्राफ जो है ये वेसिक चार्ट है ना, वेसिक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग लोकल शेयर फेलियर कंडीशन लेते हैं तो आप सी जो मोबिलाइज्ड कोहेजन है उसकी वैल्यू को आप 2/3 ऑफ सी डैश लेके चलते हैं, और मोबिलाइज एंगल ऑफ फ्रिक्शन को 10 इनवर्स 2/3 टाइम्स ऑफ 10 लेके चलते हैं। ये आप लोग याद करके रखेंगे किसके लिए, ये हम लोग के लिए यूज़फुल रहेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल में अगर लोकल शेयर फेलियर कंडीशन बोल देता है तो हम लोग को वो जो गिवन वैल्यू होगा सी डैश का, है ना, उसके लिए मोबिलाइज वैल्यू को हम लोग 2/3 ऑफ सी और मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन को 10 इनवर्स 2/3 ऑफ 10 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। जो भी इस आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज होंगे उसको पूछ सकते हो और न्यूमेरिकल्स बनाओ। ठीक है, थैंक यू।